भाई साहब लोग बोलते हैं कि मैक्स मिनिमम डेली 8 घंटे पढ़ने होते हैं, 10 घंटे पढ़ने होते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे। क्या इतना पढ़ने की जरूरत है आपको? तो वर्क वाले कई सारे लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितना टाइम आपको करना होगा। तो भाई साहब वर्क वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। 2025 में बैठ रहे हैं या 2024 में बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैं आपको अभी बताऊंगा। कोई कोर्स के पीछे मत भागना कभी। रीजनिंग में क्या नाम है, ना कोर्स ना बुक, इन दोनों को मैं कभी नहीं रिकमेंड करता। एक यूट्यूब चैनल है जेल मेंस के, 1 महीने पहले तक मेरे मॉक में 210 नंबर आए थे 390 में। फ्रेंड्स का भाई साहब मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहा है। जो फ्रेंड्स थे उनके जो मार्क्स थे टेस्ट में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा आ रहे थे, अच्छे मार्क्स आ रहे थे जो एक सिलेक्टिव कैंडिडेट के आते थे, और मैं उनसे 70 से 80 नंबर पीछे चल रहा हूं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवेंद्र पांडे। करेंटली आई एम सेलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर फ्रॉम सीजीएल 2023। एसएससी सीजीएल के साथ साथ मैंने एसएससी सीएचएसएल और एआई ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट मैंने अभी क्रैक कर रखी है। ये मेरा सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट अलॉट हुई है। बात करें तो मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए थे, सर अपनी जर्नी से रिलेटेड और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो शेयर करो। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मेरे एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी रही थी, और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अभी क्लास 12th में हैं, जो ग्रेजुएशन में है या जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखें और किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करें। और ये भी बताऊंगा कि जो एस्पिरेंट्स 2024 का सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, सीएचएसएल टारगेट कर रहे हैं या 2025 का टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी। तो जो एस्पिरेंट्स अभी क्लास 12th पास आउट्स अभी हो रहे हैं इस रिसेंटली इस ईयर, या जो अंडर ग्रेजुएशंस में हैं और या फिर जिनने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो उनकी बात करें तो जो 12th पास आउट्स हैं, अगर उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए घर के एंड से, तो आपके लिए सीएचएसएल एक अच्छा ऑप्शन होगा। और बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है तो क्लास 12th वाले सीधे सीएचएसएल पे फोकस करें और उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन करके कर सकते हो। अब जो अंडर ग्रेजुएशन है मैं उसको रिकमेंड करूंगा, आप सीएचएसएल और सीजीएल दोनों एग्जाम्स में अपीयर होंगे। भले ही आपको सीएचएसएल की जॉब बहुत ही अच्छी और फैसिनेटिंग ना लगती हो, स्टिल आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है, क्योंकि जो सीजीएल और सीएचएसएल का कॉम्पिटिशन है वो सेम है। सीजीएल का हर एक बच्चा सीएचएसएल में बैठता है, तो अगर आप सीएचएसएल क्रैक करने लायक हो तो आपसे सीजीएल इजीली क्रैक होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बना के चल रही है, और जिनने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है उसके लिए भी सेम बात चलेगी। तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्स कौन कौन से टारगेट करने हैं। अगर आप एसएससी ओरिएंटेड एग्जाम्स की ओर जा रहे हो तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीओएसआई। एसएससी सीपीओएसआई अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी जॉब लगती है, क्योंकि ये एक ही बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। थोड़ा सा फिजिकल इसमें आ जाता है, तो और फिजिकल वाला एंगल इसमें आ जाता है, तो अगर आप चाहो तो इसको भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, ये दो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास हैं ही। अगर आपको मैथ्स से बहुत ही ज़्यादा फियर है, आप मैथ्स नहीं करना चाहते हो, मैथ्स आपकी एकदम जीरो लेवल पे है और आपको नहीं लगता कि आप मैथ्स में कुछ कर सकते हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन आ सकता है एसएससी स्टेनो का, क्योंकि उसमें मैथ्स नहीं पूछा जाती। तो इसमें शॉर्ट हैंड का ऑप्शन आ जाता है, शॉर्ट हैंड आपको सीखना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है आपके लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं। तो ये सारी एग्ज़ाम्स की लिस्ट मैंने बता दी है। और एग्ज़ाम की टाइमिंग की बात करें तो सीजीएल और सीएचएसएल, ये दो एग्ज़ाम की मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से जो लगती है, एक बच्चे को 8 मंथ्स तो लगने चाहिए, इतना मिनिमम है। हालांकि मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो नियर अबाउट मेरी जर्नी 4 to 5 मंथ्स की रही है, बट उसके पीछे भी कुछ फैक्ट्स हैं। 4 से 5 महीने में मैंने कैसे क्लियर किया, उसके पीछे ये था कि मेरी मैथ्स जो थी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पे थी, और मैंने जीएस और रीजनिंग में, नहीं मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छी थी, तो जीएस में मैंने बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी किया, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर नहीं भागा, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया। और मैं एक बात और कहूँगा, थोड़ा सा लकी एंड पर था। तो ये सारी चीज़ें थी, 4-5 महीने में हो गई, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मिनिमम 8 मंथ्स का आप टाइम प्लान लेकर चलो। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा अपने बेसिस पे, क्योंकि सबका जो ब्रेन का लेवल होता है अलग अलग होता है। हो सकता है कि कोई बच्चा 1 साल तैयारी करने के बाद उस पोजीशन पे पहुंचे जिस लेवल पे आप अभी हो, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि दोनों सेम टाइम स्लैब में जॉब क्लियर करेंगे। तो टाइम की मैंने आपको बात बता दी। कितना डेली टाइम आपको चाहिए? भाई साहब लोग बोलते हैं कि मैक्स मिनिमम डेली 8 घंटे पढ़ने होते हैं, 10 घंटे पढ़ने होते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे। क्या इतना पढ़ने की ज़रूरत है आपको? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 7-8 महीने का टाइम है और आप डेली 6 से 8 घंटे टाइम दे सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए कंसिस्टेंसी।
आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट लेकर नहीं चलना है, आप बस डेली बेसिस पे लगे रहो। अगर आप 6 से 8 घंटे टाइम, 6 to 8 आवर्स टाइम फॉर 6 to 8 मंथ, इतना आप दे देते हो तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीजीएल की बात करो या सीएचएसएल की बात करो, दोनों एग्जाम की बात कर रहा हूँ आपको। इतना टाइम अगर आप लेकर चल लो तो हो जाएगा। अब आपका डेडिकेशन में कमी है, कहीं ना कहीं लक खराब है, उन फैक्टर्स को मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ। एग्जाम भाई देखो, सर्टेनिटी तो ये भी नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हो ही जाए, लेकिन ये एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन चाहिए, इतना आपको चाहिए। करने के बाद आप एक वर्दी कैंडिडेट हो सकते हो सिलेक्शन के लिए। टाइम की बात करें, नाइट टाइम या डे टाइम स्टडी का, भाई ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो हो रहता था कॉलेज टाइम में, मैं पीक पे नाइट में होता था पढ़ने का, जो भी मेरा पढ़ने का पीक टाइम होता था। बट जब मैं यहाँ पर प्रिपरेशन फेज में आया तो मैंने थोड़ा इस टाइमिंग को शिफ्ट किया, मैं दिन में पढ़ना प्रेफर करने लगा और सुबह 10 से ले क्या नाम है 12 से 6 मैं रात का सोने का टाइम प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि रात के टाइम में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो पढ़ सकते हो। ये सब परसेप्शन हटा दो, सुबह उठ के 6 बजे पढ़ना है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि एग्जाम के 1 से 1.5 महीना पहले आप अपना स्लीप साइकिल जरूर सही कर लेना, क्योंकि मान लो आपका जो एग्जाम है वो 9 से 11 के बीच में, मान लो आपका जो एग्जाम है 9 to 11 सुबह के टाइम है एम, तो आपकी जो एफिशिएंसी है उसका पीक इस टाइम में आना ही चाहिए, कुछ भी कर लो। तो उसके लिए आपको अपना पूरा डेली शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। आपको 12 से 6 सोकर 7 बजे 8 बजे तक अपना सारा चीज सिस्टम सेटअप करके 9 बजे से डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम के 1 महीना पहले से लगातार। अगर आप ये चीज कर ले जाते हो तो काफी चीजें चेंज हो जाएंगी आपके लिए, और आप अपना देखोगे जो भी आपका एग्जाम में जो भी मॉक टेस्ट में रिजल्ट आ रहा था अभी तक, या जो भी एक्सपेक्टेड होगा आना, उसमें 15 से 20 नंबर की ग्रोथ आपको दिख जाएगी अगर यही छोटी सी चीज फॉलो करोगे। अब बात करें कि प्रिपरेशन कैसी की जा सकती है स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तो स्कूल वाले और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज की ओर जाओ। अगर आपसे पॉसिबल है, सेल्फ स्टडी है तो बिल्कुल करो। एसएससी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें बिना किसी कोचिंग के नहीं क्लियर किया जा सकता। मैंने खुद कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पकड़े, उन्हीं से पढ़ता गया और एग्ज़ाम को क्लियर किया। यूट्यूब पे इतना फ्री सोर्स मटेरियल है कि अगर आपको सही से गाइडेंस मिल गई किस टीचर से क्या पढ़ना है तो सब कुछ है। पेड है, फ्री है। पेड के थोड़े से अच्छी चीज़ें होती हैं कि सिस्टमेटिक वे में एक जगह आपको मिल जाता है तो एडवांटेज है, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, सारे कोर्सेज को यूट्यूब से उठाओगे, शॉर्टलिस्ट करोगे तो चीज़ें बेटर होकर आ जाएंगी और आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ यूट्यूब से आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा कि स्कूल और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को प्रीफर करूंगा आप ऑनलाइन मोड में फोकस रखो, कि ऑफलाइन में आपका ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उस टाइम को आप बचाओ और मैक्सिमम टाइम आप स्टडी को डोनेट करो। क्योंकि ये जो टाइम है आपका डेडिकेशन का, क्योंकि कॉलेज और टाइम में जाना है। और वर्क वालों की बात करूं तो वर्क वाले कई सारे लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितना टाइम आपको करना होगा, तो भाई साहब वर्क वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है कि दिन भर जब आप मेहनत करके आते हो और शाम के टाइम में पढ़ने बैठते हो तो पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन जो होता है मन में और पढ़ने का जो मोटिवेशन होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेडिकेशन और मोटिवेशन आपको लगाना पड़ेगा। जॉब वाले भी कर सकते हो भाई, सिंपल सी मैथ्स है। अगर कोई बंदा 6 से 8 घंटे डेली दे रहा है फ्रेश माइंड से, कोई एक एस्पिरेंट 6 से 8 घंटे फ्रेश माइंड से दे रहा है, हाँ जी, कोई एक एस्पिरेंट 6 से 8 घंटे दे रहा है, जो फ्रेश एस्पिरेंट है, और कोई जॉब वाला बंदा है वो 6 से 8 घंटे जॉब से आने के बाद दे रहा है इतने टाइम, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि इसकी जो टाइम में एफिशिएंसी होगी ये कहीं ना कहीं 90% के अबाउट होगी, और इसकी जो एफिशिएंसी होगी ये गिर के 50 से 60% के अबाउट होगी, 50 to 60%। तो ये चीज़ है भाई, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से आने के बाद 3 घंटे 4 घंटे अगर टाइम दे पा रहे हो तो जो एक फ्रेश एस्पिरेंट 1 साल में कर सकता आपको 2 साल में होगा। चीज़ वो पॉसिबल है, मैं नहीं कहता हूँ जॉब वालों के लिए इम्पॉसिबल है क्लियर करना, बट कंपेरेटिव चीज़ें टफ हो जाती है, क्योंकि भाई साहब आप पे एक एडवांटेज कि आप अर्निंग फेज में हो, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली रिलाई होते हो उन चीज़ों पे कि अगर आप जॉब नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे तो घर नहीं चलेगा। तो ठीक है, चलो आप जॉब भी करो, साथ ही साथ तैयारी करते रहो, बट कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 साल तक आपको लगातार कंसिस्टेंटली होकर काम करना है। और एग्जाम की स्ट्रेटजी की बात बताऊं तो जैसा आपको पता है ये 4 कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश
और कंप्यूटर, और इसके साथ साथ रीजनिंग तुम्हारी हो गई। तो इन चीज़ों को पढ़ने का क्या सिस्टम होगा, कैसे करना होगा, लाइक अब जैसे जो एस्पिरेंट्स 2025 में बैठ रहे हैं या 2024 में बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे जो बच्चे CGL 2024 टारगेट कर रहे हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड इसका जो प्री है, CGL 2024 का जो प्री है, ये आपका नियर अबाउट आएगा मेरे ख्याल से अगस्त से सितंबर में, अगस्त से सितंबर में। तो आप कैलकुलेट करोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग आपको 6 महीने अभी मिल रहा है मिनिमम। तो 6 महीने में आपका क्या होना चाहिए अप्रोच एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इन 6 मंथ्स के शुरू के, अगर आपको देखिए पर्सन टू पर्सन चीज़ें फिर वेरी करती हैं, तो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा एज ए एस्पिरेंट, जब आप शुरू करते हो तो 5 से 6 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अगर आपने 5 से 6 मॉक टेस्ट लगाएं, 5 to 6 मॉक टेस्ट, 5 to 6 मॉक्स, और इसके बेसिस पे आप एनालाइज करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बेसिस फिर आप डिसाइड करो। लाइक अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप इस 5 से 6 महीनों में सबसे पहले 1 से 1.5 महीने मैथ्स पे पूरी जान झोंक दो, इतनी जान झोंक दो कि मैथ्स आपकी एक अच्छे लेवल पर आ जाए। तो शुरू के 1-1.5 महीने में मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी, तो इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसके पैरेलल। क्योंकि रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आप मॉक्स देते रहोगे और उसके जो भी एनालिसिस करोगे और फिर वही टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते क्लियर कर सकते हो। बट क्वांट्स का क्या है, एक लंबा समय चाहिए, 2 महीने में 3 महीने में क्वांट्स नहीं की जा सकती। तो 6 से 7 महीने में आपको क्वांट्स लगातार करना है। आज की पढ़ी हुई जीएस शायद आप कल जाकर भूल जाओ, लेकिन आज का पढ़ा हुआ क्वांट्स आगे काम आना है आपको। तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जब आप स्टार्ट करते हो तो शुरू के 5-6 महीने जो भी बचे हैं, आने वाले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने क्वांट्स पे ज्यादा फोकस करो, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। इन दोनों चीजों पे अगर आपका अच्छा कमांड हो गया तो फिर 2 महीने बाद के बाद जो एंड के 4 महीने बचेंगे उस पे आप चारों सब्जेक्ट को पैरेलल चलाओ, मॉक टेस्ट देते रहो, देखोगे सारा रिजल्ट जो है कई गुना आपका बढ़कर आएगा। क्योंकि अभी आप चारों सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करोगे, थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसका मैंने आपको पॉइंट्स का सिस्टम बता दिया कि अभी शुरू के आने वाले 2 महीने, लाइक आप फरवरी और मार्च एंड तक आप क्वांट्स पे पूरा फोकस करो, रीजनिंग पे पूरा फोकस करो। इंग्लिश में आप एक नई चीज कर सकते हो, जैसे रीजनिंग का भी मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग का सेम ही चलेगा, रीजनिंग डेली बेसिस पे करो। और मैं तो आप रीजनिंग में सजेस्ट करूंगा सेक्शनल मॉक्स लगाओ। लाइक रीजनिंग में आप कोई कोर्स के पीछे मत भागना कभी। रीजनिंग में क्या नाम है, ना कोर्स ना बुक, इन दोनों को मैं कभी नहीं रिकमेंड करता। एक यूट्यूब चैनल है इवन क्लासेस, भाई कमल छाबरा सर, इनकी फ्री में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे। आप इनसे जो आप मॉक टेस्ट लगाओ, जो टॉपिक आपको वीक लगता है आके इनसे पढ़ लो। इतना करने के बाद ऐसे करते करते आपकी रीजनिंग में चीजें अच्छी होकर आने लगेंगी। तो रीजनिंग में यही काम आपको करना है डेली बेसिस पे। और जनरल अवेयरनेस की बात बताता हूँ, तो जैसे अभी जो एक्सपीरियंस है 7 से 8 महीने, अभी आपके पास 6 से 7 महीने बचे हैं। तो जीएस में क्या करना है आपको, आज आप जो स्टैटिक पोर्शन याद करोगे, हो सकता है 6-7 महीने बाद ना याद रहे, तो आप आने वाले 1-1.5 महीने, 2 महीने तक मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। उसके बाद 3-4 महीने जो बचेंगे एंड में, उसमें जीएस स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो जीएस में आपका सिस्टम ये रहेगा कि जीएस के सबसे पहले आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक पकड़ोगे। स्टैंडर्ड बुक मार्केट में बहुत सारी है, आप अपने कंपेटेबिलिटी के हिसाब से देखोगे, कई सारे पब्लिकेशंस हैं। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पकड़ो, आप सबसे पहले उसका पीडीएफ देख लो, जो बुक आपको पढ़ने में फैमिलियर लग रही है वो लो। लाइक कोई बोलता है लूसेंट है, किरण पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, अंकित बाटी की है। तो आपको जो बुक बेस्ट लगती है आप उस बुक को लो और उसकी पूरी एनालिसिस कर लो कि आपको क्या सही लगता है। तो वो बुक, एक पार्टिकुलर बुक पकड़ो, कम से कम उस बुक को आपको 3 बार पढ़ना है जीएस में। तो उस बुक को 3 बार आप पढ़ लोगे, तो जब फर्स्ट टाइम आप उस बुक को पढ़ चुके होगे, इसके बाद आप पैरेलल स्टैटिक जीके वाला पोर्शन उठाओ। लाइक अभी आप एनालाइज करोगे प्रीवियस 2 ईयर्स, 3-4 ईयर्स के ट्रेंड्स अगर देखोगे आप, तो उसमें स्टैटिक का पोर्शन करंट अफेयर से बहुत बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। लाइक ट्रूली स्पीकिंग, मैंने अपने प्री में करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ कुछ मैराथन लेक्चर्स देखे थे। तो स्टैटिक का पोर्शन बहुत ही ज्यादा रहता है करंट अफेयर से। बट अभी टीसीएस का टेंडर चेंज हो चुका है, तो चीजें हो सकता है चेंज होकर आए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी जो शुरुआत में एग्जाम्स होंगे, लाइक एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, इसका पैटर्न बहुत डीपली एनालाइज करो आप सभी लोग, और उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। लाइक अगर करंट का वेटेज ज्यादा है तो करंट पे भी टाइम फोकस बढ़ाओ। लेकिन अभी जो लोग जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, उनका मेन फोकस होगा जो चारों सब्जेक्ट है,
चारों सब्जेक्ट जीएस के अंदर अंदर जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों पे आप अच्छा कमांड कर लो। इसके बाद पहले स्टैटिक जीके भी आप स्टार्ट कर दो। इसके करंट अफेयर्स को थोड़ा मंथली बेसिस पे आप पढ़ते रहो और एंड टाइम जब आएगा आपके सामने तो करंट अफेयर्स उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा कैसे डील करना है। करंट के पीछे बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं भागना है। और बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है दो चीज़ों में, एक है आरसी और दूसरा है वोकैब। वोकैब के लिए मुझे ब्लैक बुक सही लगती है, मैंने इसी से पढ़ा है तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। हालांकि नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें 12,000 से ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वे में आप इसको पढ़ सकते हो ताकि कम पढ़ो बट क्वालिटी चीज़ें ज़्यादा पढ़ो। तो इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर्स वाला सेक्शन 200 मोस्ट रिपीटेड, 200 मोस्ट रिपीटेड, सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स, सारे OWS और सारे के सारे इडियम्स, 200 मोस्ट रिपीटेड के चारों खत्म कर दो। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले जो हैं उनके ये चारों चीज़ें खत्म कर लो और एंड में आपको लेटर वाइज जो ए आता है, देन बी आता है, देन सी आता है, ये एंड में करना। वरना एक दिन में आप ए के 100 वोकैब से याद करोगे, फिर बी के 100 वोकैब से याद करोगे तो आप भूलते हुए चले जाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से आप इंग्लिश के वोकैब्स को टैकल करो, ब्लैक बुक से करो, दूसरी बुक भी फॉलो करो, उसमें भी कुछ ऐसा ही अप्रोच रखना। मैं कोई बुक यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ स्पेशली, मुझे अच्छी लगती है, आप बुक देखो, अगर आपको सही लगती है ऑनलाइन सोर्स में ई बुक चेक कर लो तो आप बाई करो। आरसी इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये 1 या 2 महीने में नहीं की जा सकती। आरसी में कम से कम आपको लगेगा, मान के चलो 5-6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि ये टाइम के साथ बिल्ड होती है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके सामने जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं या नॉवेल्स हैं, ये पढ़ना आज से आप शुरू कर दो। अभी मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना, पैरेलल आप रीडिंग हैबिट शुरू करो। मार्केट में बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं द हिंदू के आर्टिकल पढ़ो, द हिंदू, द हिंदू, बट द हिंदू में नहीं सजेस्ट करता किसी को, ये बहुत हाई लेवल के एडिटोरियल्स बनाते हैं। द हिंदू कैट एस्पिरेंट्स के लिए बेटर रहती है, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए वर्थ इट नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं, बहुत हाई लेवल है यार। तुम द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इसके बाद आपको चाहिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इसके जो एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये पढ़ डालो, ये मुझे बेटर लगते हैं एज कम्पेयर टू द हिंदू। तो इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया ये पढ़ो, या आपको कोई नॉवेल जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसमें इंटरेस्ट हो, लाइक आप साइंस फिक्शन या टेल्स या जो भी आप पढ़ना पसंद करते हो, उस कैटेगरी के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो। 5 से 6 महीने में आपकी जो रीडिंग हैबिट है या एबिलिटीज है इंप्रूव होकर आ रही होंगी। तो ये मेरा सजेशन रहेगा इंग्लिश को लेकर। आप वोकैब्स वाला पोर्शन आज के 2 से 3 महीने बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे 10 वोकैब्स याद कर रहे हो आज और फिर धीरे धीरे रिवाइज कर रहे हो तो बेटर रहेगा। बाकी इसको थोड़ा बाद में कर सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, बट आरसी आपको इंस्टेंट शुरुआत करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम की टाइम की बात करें तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि टाइम टेबल आप किसी टॉपर को या किसी और लोगों को देख के नहीं डिसाइड करना है, आपका टाइम टेबल अपना होना चाहिए। सबको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, सबको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपका टाइम टेबल डिसाइड होगा। और इसके पैरेलल बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो अभी तक कम रहा है, तो करंट के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। करंट अफेयर्स के अभी टीसीएस का जो टेंडर है अभी चेंज हो गया, किसी और के पास देखेगा, उसका पैटर्न एनालाइज करने के बाद हम बता रहे होंगे आपको कि क्या करना है, बट अभी थोड़ा सा रुके। और डोंट्स की बात करें तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे सबकी स्ट्रेटजीज के पीछे मत भागो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर काम करो। जैसे मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी थी, मे बी ये और लोगों के लिए काम ना करे, तो यही चीज़ें, बहुत ज़्यादा इधर उधर से मिसगाइड मत हो। सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट इज़ ए वेरी कॉमन थिंग। मेरे सीजीएल मेंस के 1 महीने पहले तक मेरे मॉक में 210 नंबर आए थे 390 में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया था। तो इसीलिए जो मॉक टेस्ट आप लगाओगे, बहुत हाई लेवल के मॉक टेस्ट नहीं लगाने, सीधे एकदम एवरेज और बेसिक लेवल के मॉक्स लगाने जो एग्जाम में पूछता है। यार आप एसएससी से 3 गुना हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे, फिर नहीं होंगे तो फिर आपको डिप्रेशन होना ही है, सेल्फ डाउट होना ही है, तो वो चीज़ें मत करो।
वही प्लेटफॉर्म्स लगाओ जिसपे पूरी दुनिया लगाती है, जिसपे मैक्सिमम लोग हो अवेलेबल, ताकि आपका रियल जो चीज़ें हो पता चलो। तो डूज की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एग्जाम में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के प्रिपरेशन में। और तीसरी सबसे चीज़ है, सोर्सेस अपने आप लिमिटेड रखो। लिमिटेड सोर्स, कंसिस्टेंसी और मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं, मॉक टेस्ट की बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करनी है। लाइक आप 2 आवर्स का मॉक टेस्ट लगाते हो 2 आवर का, तो 2 आवर आप उसको एनालाइज भी करोगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होकर आती है। तो ये चीज़ें आप याद कर लो, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना। आज 2 घंटे कर रहे हो, कल 3 घंटे करो, फिर अगले 8 घंटे करो, वो नहीं करना। आप डेली 4 करो, लेकिन 4 करो, और इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। और इसके साथ करते करते क्या चीज़ें नहीं करनी मैंने आपको बता दिया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइपिंग की। हाँ, यहाँ मैं आपको टाइपिंग का साइड में बता देता हूँ। टाइपिंग में सीजीएल के द्वारा रिक्वायरमेंट है 28 वर्ड्स पर मिनट, 28 वर्ड्स पर मिनट। बट 28 वर्ड्स पर मिनट पे आपका सिलेक्शन नहीं होना, मैं लिख के दे देता हूँ। क्योंकि वहाँ पर जब आप आयोन डिजिटल इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ की जो कीबोर्ड है, चूंकि यूज़ नहीं होते, तो बहुत ही जंग सी लग जाती है उसमें और नहीं काम होते हैं। तो आपका क्या अप्रोच उसमें होना चाहिए कि आपको कम से कम 28 की जगह 40 वर्ड्स पर मिनट, 35 से 40, आप 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको अप्रोच लेकर चलना है। इतनी तो मिनिमम स्पीड आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि 35 आप करोगे तो जाके वहां के आप बोर्ड पे आप इतना कर पा रहे होगे। और ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैंने बताया आपको, आज से इसकी तैयारी में लग जाओ। कम से कम 6 मंथ्स तक आप, अगर आप अच्छे लेवल पे, क्योंकि टच टाइपिंग मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मल टाइपिंग से थोड़ी दिक्कत होती, टच टाइपिंग आप करोगे तो 6 मंथ्स में आपको, अगर आपकी टाइपिंग ठीक ठाक लेवल पे है, टच टाइपिंग आपको आती है, तो आप हाफ आवर्स डेली प्रैक्टिस करोगे तो भी काम चल जाएगा। जो थोड़ा सा एडवांस लोग हैं, लेकिन जो थोड़ा सा बिगिनर है, जिनको नहीं आइडिया उतना, जो एकदम जीरो पे, मैं उनको रिकमेंड करूंगा हाफ आवर्स भाई साहब आप डेली करो। सुबह भी करो, शाम भी करो, 1 घंटे आपको टाइपिंग चाहिए चाहिए। या अपना स्प्लिट बना लो अपने हिसाब से, बट टाइपिंग इज अ वेरी मेजर रोल। इसमें बहुत ही ज्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अंडररेटेड चीज है। और साथ ही बात करें तो ये एक चीज मैं भूल गया कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का 2022 में जो लेवल था वो बहुत ही टफ था। 2023 में जो था वो बहुत ही ईजी था। 24 का आप जो ट्रेंड है ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ईजी रहेगा टफ रहेगा नहीं बता सकते। तो आप करोगे क्या कि पहले से ही एक अच्छे लेवल पे आप तैयारी करके चलोगे कंप्यूटर की। मिनिमम कंप्यूटर पे आपको 1.5 मंथ टाइम देना ही है एंड के। और ये टाइम जो है सीजीएल प्री और मेंस के बीच का टाइम होगा। प्री और मेंस के बीच का टाइम होगा। ये जो आपको 1.5 महीने टाइम देने हैं, ये प्री और मेंस के बीच का टाइम होगा। और मैं आपको एक सजेस्ट कर दूं तो लाइक बहुत सारे हैं, बुक्स तो हैं, बट शुभम जैन सर की जो पीडीएफ है, शुभम जैन सर की, ये मैंने इससे पढ़ी थी और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। कंप्यूटर की फ्री में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो, मतलब उस टाइम पर देख सकते हो। और कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग मैंने बता दी, स्पीड लेकर चलनी है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करो और डेली बेसिस पे चीज़ें देखते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन। 2 वे आंसर भाई, ये 2 धारी तलवार है। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करोगे, लाइक मैं अपना पर्सनल सेशन बताऊं तो सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हो गया था और प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने की। तो इंस्टाग्राम मैं इतना चलाता था, मेरी मतलब बेकार की आदत हो गई थी कि हर 10 मिनट में एक बार चेक करना है, भले ही कोई मैसेज ना हो। ये इतनी गंदी आदत थी, मुझे लगभग 3 से 4 दिन लग गए इस आदत को खत्म करने में, 3 to 4 डेज। तो लेकिन जब आदत ही छूटी और जब मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर मन नहीं किया। तो ये आपकी मन की बात है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ दो। सोशल मीडिया में आप अगर करते भी हो तो प्रोडक्टिव चीज़ें के लिए करो। जैसे उस ड्यूरेशन में मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं परमार सर के, उसके थ्रू आप स्टैटिक जीके की थोड़ी वो क्या नाम है ट्रिक्स हैं वो देख सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा होता है तो आप बिल्कुल करो। अगर 1% भी नुकसान हो रहा है तो बंद कर दो उसको तुरंत। लाइक फ्रेंड्स का भाई साहब मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा 5 लोग का टेलीग्राम ग्रुप का फ्रेंड था, हालांकि वो सारे मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स थे।
मेरी एक आदत है कि मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूँ तो आसपास में लेफ्ट राइट में जो बैठे होते हैं मैं उनसे बात करता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नेचर है मेरा, तो उनसे इंटरेक्शन करते करते मेरी आदत हो गई। एक फ्रेंड है मेरा, उसके साथ मैं आ रहा था, फिर लखनऊ में मेरा सेंटर था, मेट्रो तक आते आते उससे बात हो गई, फिर उसके फ्रेंड से दोस्ती हुई, फिर उसके फ्रेंड, ऐसे मेरा फ्रेंड सर्कल बनता गया। टॉपर्स जो फ्रेंड थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, उनका मैंने ग्रुप बनाया, और ये रीज़न था मेरे एक सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया जो 4 से 5 महीने में मेरा हुआ। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो फ्रेंड्स थे उनके जो मार्क्स थे टेस्ट में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, अच्छे मार्क्स आ रहे थे जो एक सिलेक्टिव कैंडिडेट के आते थे, और मैं उनसे 70 से 80 नंबर पीछे चल रहा था। लाइक मेरे 230 आ रहे हैं तो उनके 290 आ रहे हैं। तो ये जो टाइम, ये मार्क्स का गैप था ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता था उनकी ओर जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है तो भाई साहब वो सिलेक्शन के लिए रामबाण है, पेनेशिया है, और अगर नहीं सही है तो वो ख़त्म ही कर देगा आपको। तो मेरा यही सजेशन होगा कि फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पढ़ाई को 1% भी नुकसान कर रही हैं तो इसको बंद कर दो, और अगर 1% फ़ायदा ही दे रही हैं तो भाई करते रहो, क्या दिक्कत है। ये चीज़ें भाई वेट भी कर सकती हैं, आपका सिलेक्शन के बाद इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे होंगे आपको। लाइक अभी मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पास तो भाई साहब बहुत ही लोगों के मैसेज आते रहते हैं, बट नहीं हुआ तो फिर मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, ये फैक्ट है। तो यही बात मैं आपको बता दूं, तो फ्रेंड सर्किल आपका अच्छा है तो बेस्ट है, साथ में करो, प्रोडक्टिव चीज़ें करो, या ऐसा सर्किल बनाओ जो तैयारी कर रहे हो। लाइक अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो तो वो पढ़ने वाली है, वो भी एसएससी का है, तो भाई कॉल पे एक दूसरे से वो कैब सुन लो, तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। और बाकी करने को तो सब कुछ है, और बनाने को बन जाओगे, बेकार करने को बेकार हो जाओगे। सो यही सारी चीज़ें थी, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा पाया। आई होप जितना भी मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं खुद तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस रहा एसएससी में, बट उससे जो जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ मैंने आपको शेयर करने की पूरी एकदम जेन्युइन फीडबैक देने की कोशिश किया है। और बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों तो आप एक बार उसको कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आगे उसको टेक ओवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन आपको पूछना है मुझसे, तो इंस्टा पे लोगों के डीएम्स बहुत सारे हैं, शुरू में मैंने सबको पर्सनली रिप्लाई किया, बट अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना दिया जिसमें और भी टॉपर्स हैं जो एएसओ हैं या प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को मैंने ऐड कर रखा है उस पर। तो वो आपकी डाउट्स क्वेरीज ले रहे हैं, मैं भी खुद पर्सनली ट्राई करता हूँ सारी डाउट्स क्वेरीज लेने का। तो जो एसएससी पार्टनर नाम का ग्रुप है, योर एसएससी पार्टनर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, योर एसएससी पार्टनर, इस पे मैं करता क्या हूँ, डेली बेसिस पे पीडीएफ अपलोड करता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ये ज़रूरत होगी आपके सिलेक्शन में, एक 5% या 2% भी अगर उसने कोई रोल प्ले कर सकता तो मैं बिल्कुल वहाँ पे अपलोड करता हूँ। अभी तो मैं रिसेंटली वार्म अप शीट वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वार्म अप शीट, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। तो भाई मुझे जो लगता है कि जैसे क्या हुआ भाई, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की है सिलेक्शन में, तो अब आपके सिलेक्शन में मेरी जिम्मेदारी है मदद करना, तो जो भी मेरे लायक बन सकता है मैं करता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल मैं बायो में डाल दूंगा लिंक में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपकी सारी डाउट्स और क्वेरीज देखी जा सकेंगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बिल्कुल मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे ना पता हो, बट मैं अपने फ्रेंड से, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत ही सारे लोग अभी सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो उनसे बात करके मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। दैट्स ऑल आई कैन डू यू फॉर यू। चलो फिर, वेरी वेरी थैंक यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।